दोस्तों, अगर आपको लगता है कि महाभारत के सारे योद्धाओं की कहानी आप जानते हैं, तो ज़रा ठहरिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस योद्धा की जो पूरे युद्ध को एक पल में ख़त्म कर सकता था। हाँ, बारबरीक यानी तीक्ष्ण बाणधारी। और इस अद्भुत मिथक पर बनी नई फिल्म त्रिबंधधारी बारबरीक, जो रहस्य, भावनाओं और धर्म के बीच की एक गहरी कहानी कहती है। फिल्म की शुरुआत होती है एक बुजुर्ग मनोवैज्ञानिक डॉक्टर श्याम कथु से, जो अपनी पोती निधि के साथ शांत जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन एक दिन अचानक निधि गायब हो जाती है, बिना कोई निशान छोड़े। डॉक्टर श्याम की दुनिया बिखर जाती है, वो अकेले रह जाते हैं। पुलिस के पास, जहां एसआई एक चंद्रा नाम के ईमानदार सिपाही को उनकी पोती खोजने की जिम्मेदारी देता है। सिपाही चंद्रा खून, लाश जैसे विचित्र दृश्य देखकर बेहोश हो जाता है। इसलिए श्याम जी काफ़ी निराश होते हैं और वो उठकर बाहर चल देते हैं। लेकिन चंद्रा उनके पीछे जाता है और भरोसा दिलाता है कि वह उनकी पोती को ज़रूर खोज लेगा। फिर शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन श्याम और चंद्रा की। निधि की डिजिटल वॉच के लोकेशन से श्याम, चंद्रा उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। वह व्यक्ति वॉच की जगह ले जाता है जहां उसने वॉच उठाई थी। वहां श्याम को एक सीसीटीवी कैमरा नजर आता है, जिसकी मदद से पुलिस उन गुंडों को उठा लेती है जिन्होंने निधि को उठाया था। पुलिस उनकी अच्छी धुलाई करती है, सारी सच्चाई बताते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने उस लड़की को एक लड़के के साथ देखा था। जब उसने उस लड़की को किस किया तो वह उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से भागती है और हम लोगों ने उसे उठा लिया। जब हम लोग उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे तो वो अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं। पुलिस और उनकी धुनाई करती है, तभी कत्थू मना कर देते हैं और उनसे पूछते हैं सच्चाई, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक थे इसलिए वो अपने तरीके से पूछते हैं। फिर बाहर चले जाते हैं। फिर चंद्रा जो है उनको निधि का बैग देता है, कहता है ये उन गुंडों से मिला है। श्याम कत्थु जब घर आते हैं, रात में वो सपना देखते हैं जिसमें बारबरीक उनकी पोती को बचाता है और वह वापस आ जाती है। तभी उनका सपना टूट जाता है और वो निधि का बैग खोलते हैं, जिसमें उनको एक गिफ्ट मिलता है जो उनके जन्मदिन के लिए निधि ने रखा था। वो एक थी किताब बारबरीक, जिसे वो तलाश रहे थे। अब वे चंद्रा की सहायता से उस दुकानदार के पास जाते हैं जहाँ से उन्होंने वो किताब तहकीक पूछा था और वहीं से वो किताब निधि ने खरीदी थी। उसके पास सीसीटीवी कैमरे से वो पता चलता है कि वो लड़का कौन था जिसके साथ निधि उस दुकान पर गई थी। उस दिन उस लड़के के साथ ही निधि थी। उस लड़के के पास चंद्रा और श्याम पहुंचते हैं, उसके पिता से मिलते हैं। वो पिता उस लड़के तक ले जाते हैं। फिर वो लड़का बताता है सारी कहानी कि मैंने क्या क्या किया, कब दुकान पे ले गया, कैसे क्या किया। लेकिन उसके बाद निधि जब हमारे पास से चली गई है, इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन वो बताता है निधि जिस कैब में बैठी थी उस कैब पर बुल का लोगो था। अब शहर में बुल के लोगों वाली तमाम कैबें चलती हैं। ये देखकर श्याम जी बहुत निराश होकर घर आ जाते हैं। तभी शमशान का एक दृश्य दिखाया जाता है जहाँ वैसे ही कैब वाला एक आदमी आता है और वहाँ जो जल्लाद होता है उसको गन दिखाता है और कुछ रुपए देता है और एक लड़की को लाता है। उस लड़की को वो जल्लाद जलाने ही जा रहा होता है, तभी फ्यूज उड़ जाता है। वह फ्यूज लेने के बहाने बाहर जाता है और वहाँ से मणिकरण को फ़ोन करता है, बताता है एक आदमी आया है जो गन दिखाकर मुझसे एक लड़की की लाश को जलाने को कह रहा है। वो ड्रेस पहने है, वो तुम्हारे स्कूल की ड्रेस है। मणिकरण तुरंत फ़ोन श्याम को करते हैं, उनको बताते हैं कोई लाश लेकर आया है शमशान जलाने के लिए, तुरंत जाओ वहाँ। श्याम और चंद्रा तुरंत वहाँ से निकलते हैं। इधर जल्लाद भी अपना धीरे धीरे काम कर रहा है, इधर श्याम और चंद्रा आ रहे हैं, इधर जलने की तैयारी चल रही है। लेकिन जब तक श्याम और चंद्रा पहुँचते हैं, लाश जला दी जाती है। चंद्रा तो बेहोश हो जाता है ये देखकर और श्याम जी बहुत टूट जाते हैं। फिर अस्पताल का सीन दिखाया जाता है। चंद्रा को होश आता है,
श्याम से माफ़ी मांगता है। श्याम जी कहते हैं, क्या तुम मेरे लिए एक और काम करोगे? चंदा कहता है, बताइए सर। श्याम कहते हैं, जब हम शमशान पहुंचे थे तो मैंने एक कैब देखी थी जिस पर वही लोगो लगा था। उसका नंबर वो बताते हैं और उसकी डिटेल निकालने को कहते हैं। चंद्रा उसकी डिटेल निकाल लेता है और बताता है कि वो कैब बरगदपुरा की मिल्क रानी पद्मा की है और उसे 2 लोग चलाते हैं, देव और राम। चंद्रा कहता है, यदि पद्मा रानी को ये बात पता चली तो वो उसका पता लगाकर उसे नरक भेज देंगी। श्याम जी कहते हैं, नहीं चंद्रा, चोट मुझे लगी है तो इसका बदला भी मैं लूँगा। अब क्योंकि ये कहानी प्रेजेंट और पास्ट को एक साथ लेके चलती है, तो अब कुछ पास्ट की कहानी है 15 दिन पहले की, कैसे ये कहानी, कैसे वो गायब हुई निधि। इधर 15 दिन पहले का दृश्य दिखाया जाता है जिसमें राम एवं देव दास के पास जाते हैं। देव देव दास के लिए काम करता है, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, अर्थात लालची है। दास कटप्पा नामक कुत्ते के मरने का शोक मना रहा होता है, क्योंकि दास जो है कुत्ते के जरिए ड्रग्स स्मगलिंग करता है। देव से दास कहता है कि अपनी पद्मा आंटी से उसके एरिए बरगदपुरा में धंधा करने की परमिशन अगर तुम ले लो तो तुम्हारे 30 लाख मैं माफ़ कर दूंगा। देव कहता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और देव दास से कहता है कि राम भी इस धंधे में आना चाहता है। दास कहता है, ठीक है। राम भी उस धंधे को ज्वाइन कर लेता है। रास्ते में देव कुत्ते के गले से पट्टा निकाल कर कुछ लोगों को देता है, वो लोग उसे पैसे देते हैं। ऐसे ही इनका ड्रग्स का धंधा चलता है कुत्तों के जरिए। देव क्लब जाता है, जो पैसे मिले होते हैं उसको हार जाता है, इसीलिए वो कर्ज में है, उसकी जुए की आदत है। इधर राम को भी एक ब्रोकर के पास दिखाया जाता है जिससे वो बात कर रहा है कि उसे विदेश जाना है, और ब्रोकर 50 लाख की व्यवस्था करने को कहता है जिससे वह उसे कनाडा भेज देगा। यहाँ पता चलता है कि राम भी की तलाश में है, उसे भी पैसा चाहिए, विदेश जाकर ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, उसे भी पैसे का लालच है, इसलिए वो ड्रग्स स्मगलिंग में भी आना चाहता है। यहाँ ब्रोकर की असिस्टेंट सत्या से राम मिलता है, जिससे सत्या को प्यार हो जाता है। दोनों काफ़ी समय साथ बिताते हैं। राम सत्या को अपनी माँ से भी मिलाता है। राम की माँ जो एक आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का कार्य करती है। एक दिन राम सत्या को टच करता है, सत्या बहुत डर जाती है, सहम जाती है, वो एकदम कांपने लगती है, राम को थप्पड़ मारकर कमरे में घुस जाती है। सपने में वो देखती है कि एक आदमी दारू की बोतल लेकर आ रहा उसकी तरफ, वो एक छोटी बच्ची है। सत्या इतनी डर जाती है कि जग जाती है। फिर राम आता है। राम पूछता है, क्या हुआ सत्या? सत्या, तुम बहुत परेशान हो, तुम बड़ी बहुत परेशान दिख रही, बहुत बेचैन। तब सत्या अपनी कहानी बताती है, कैसे उसको बचपन में टॉर्चर किया गया था, सेक्सुअली हरास किया गया था। उसके माता पिता जब नहीं रहे तो वो जिस पर विश्वास करती थी उसी ने उसके साथ ऐसी हरकतें की कि उसे पता ही नहीं चलता था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। जब से तुम मिले हो तो मुझे बहुत ताकत मिली है। उधर देव को दिखाया जाता है, जो आंटी पद्मा के पास आया है। आंटी पद्मा दूध का धंधा बड़ी ईमानदारी से करती है। वो 1 लीटर में 1 पाव पानी मिलाती है, अगर कोई ज़्यादा मिलाता है तो उसकी धुलाई कर देती है। इधर देव से वो कहती है कि तुम मेरा अकाउंट संभालो, क्यों इधर उधर मारे मारे घूमते हो, कैब चलाते हो, ये वो। तो देव कहता है, नहीं आंटी, मुझे वही ठीक है, थोड़ा पैसा भी कमाना है, बाद में करेंगे। साथ में दास का ऑफर भी बताता है कि दास यहाँ कुछ अपना धंधा करना चाहता है, लेकिन आंटी साहब मना कर देती है, उसका गंदा धंधा यहाँ नहीं चलेगा, अगर वो आया तो उसको मैं जड़ से उखाड़ फेंकूँगी। देव का जो बना बनाया प्लान था चौपट हो जाता है। तभी पद्मा की बेटी महालक्ष्मी आती है। वो कहीं जा रही होती है तो पद्मा देव से कहती है, जाओ इसको लेकर जाओ। वो उसको लेकर चल देता है। तब पद्मा का जो असिस्टेंट नारी होता है वो बताता है, मैडम मैंने एक बात आपसे छुपाई है। पूछती है, वो क्या? तो कहता है, मैडम देव और महालक्ष्मी के बीच कुछ चल रहा है। पद्मा ये जानकर बहुत खुश होती है। वो कहती है, जब से इसके माता पिता गुजरे हैं मैंने ही देव को पाला है, अपने बेटे की तरह माना है। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी बेटी महालक्ष्मी से शादी कर ले और सेटल हो जाए। महालक्ष्मी भी कहती है, माँ के अकाउंट संभालो और हम दोनों की शादी हो जाएगी, अपनी एक नई ज़िंदगी होगी। लेकिन आदमी है कि अपनी आदत बदलता नहीं है। भले ही उसके चक्कर में उसके जो अजीज होते हैं, उसके चाहने वाले होते हैं, कितनी भी क्यों ना तकलीफ़ें सहें, लेकिन कुछ आदमियों की आदतें नहीं बदलती हैं। इधर राम की कैब में एक यात्री बैठता है
जो 30 लाख रुपए निकालने की बात फ़ोन पर कर रहा होता है। अब दोनों को पैसे की ज़रूरत है, राम और देव को। दोनों मिलकर उसके पैसे लूट लेते हैं। राम तो 25 लाख ब्रोकर के पास जमा कर देता है, लेकिन देव 5 लाख जुए में हार जाता है, दास को नहीं देता है। दास भी का दिया हुआ टाइम पूरा हो गया था, वो आ जाता है, देव को पीटता भी है, बोलता अभी तेरी आंटी से जाकर तेरी शिकायत करता हूँ और मैं पैसे उसी से ले लूँगा। देव गिड़गिड़ाने लगता है, राम भी आ जाता है, राम भी रोकता है, तुमको कुछ तो पैसे मिल गए हैं। दास बताता है कुछ नहीं मिला है। अब 5 लाख का, ये 5 लाख जुए में उड़ा गया होगा। राम वहाँ से गुस्से में चला आता है, लेकिन फिर देव बहुत कुछ कहता है तो दास उसे 1 हफ्ते का टाइम दे देता है। इधर सत्या राम से कहती है कि 2 हफ्ते में यदि 20 लाख रुपए का इंतजाम कर दो तो हम दोनों विदेश जा सकते हैं। अब पैसे के लिए राम मिनिस्टर की बेटी का एक कुत्ता होता है, उसे उठा लेता है और 50 लाख रुपए मांगता है। मिनिस्टर देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि बगैर कुत्ते के मिनिस्टर की लड़की जो है खाना तक भी नहीं खाती है। लेकिन पुलिस के कारण 50 लाख मिलते मिलते रह जाते हैं। इधर वर्तमान में दिखाया जाता है कि श्याम अपनी पोती निधि की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और न्यूज़पेपर में भी निकलवाते हैं, और वही कटिंग ले जाकर वो जाते हैं राम की माँ से, क्योंकि जैसे बारबरीक का पहला बाण निशाना लगाता है, दूसरा दुश्मनों को ढूंढता है और तीसरा उनका नाश करता है, तो अब बारबरीक की तरह श्याम जी ने भी पहरा तीर चला दिया है। अब वो निशाना लगा है कि कौन सा सही मुलजिम है, किसने ये अपराध किया है। तो उसकी माँ को बताते हैं पूरी कहानी। अब माँ भी बहुत परेशान होती है और वो उस पर राम पर नज़र रखने लगती है। इधर दास का 10 केजी दास क्या करता है, इधर उसको देव को उठवा लेता है, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए हैं, और खूब पीटता है। तभी दास को फ़ोन आता है कि उसका जो है ड्रग्स पुलिस ने पकड़ लिया है। न्यूज़ में देखता है तो जो सर्किल इंस्पेक्टर है वो केवल 1 किलो ड्रग्स की बात करता है, लेकिन माल करोड़ों का था, हज़ारों करोड़ों का, और वो केवल 1 किलो की बात करता है। इसलिए दास पगला जाता है। तब देव एक मौका मांगता है कि मुझे मौका दो, मैं तुम्हारा माल ला दूंगा। तो दास कहता तेरे बस की कुछ बात नहीं। तो देव कहता हम जानते हैं हमारे बस की कुछ बात नहीं, लेकिन इसमें दिमाग लगेगा। वो राम को अपने प्लान में शामिल करने की बात कहता है, तो उसे मौका मिल भी जाता है। इधर राम भी अपने घर में देव से बात कर रहा होता है कि सीआई का जो घर है पूर्णतः डिजिटली सिक्योर है, अगर उसमें कुछ भी हुआ तो अलर्ट उसके मोबाइल पर जाएगा। तू कुछ नहीं करेगा, जो मैं करना होगा मैं करूँगा। तभी उसकी माँ आती है, सब कुछ सुनती है और निधि का आई कार्ड दिखाकर कह सच्चाई पूछती है। राम कहता है माँ, इस गरीब से तंग आकर मैंने पैसा कमाने के बारे में सोचा, विदेश जाना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला कि बगैर पैसे के मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कहीं नहीं जा सकता, इसलिए इस दलदल में फंसता जा रहा हूँ। मैंने पैसे के लिए मिनिस्टर का कुत्ता किडनैप किया था, और जब देव के अड्डे पर गया तो एक लड़की की आवाज़ सुनी, तो देव ने बताया कि उसे अमीर बाप की लड़की समझकर किडनैप कर लिया था, लेकिन वो 1 घंटे में सब सही कर देगा। तब तक मुझे नींद आ गई। मैंने पूछा ये क्या किया, तो उसने बोला मैंने तुम्हें नशा दिया है, और मैं सो गया। उसके बाद दिखाया जाता है कि निधि भागने की कोशिश करती है, तो देव उसको पकड़ लेता है और नशे में होता है और उसका रेप कर देता है। रेप करने के बाद जब निधि उस पर वार करती है, सीने पे वार उसके लगता है और वो फिर वहाँ से भागने लगती है, तो पीछे से देव उसको मार देता है बड़े हथियार से और वो मर जाती है। जब राम को होश आता है तो वो लड़की की बॉडी देखता है। देव गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे बचा ले मेरे दोस्त, तू ही मेरा मेरा सहारा है, अगर आंटी को बात पता चली तो वो मुझे मार डालेंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैंने उसकी मदद की। और जब मैं मदद कर रहा था तो उसने मेरा वीडियो बना लिया आया था। सीआई के घर में जब चोरी की बात आई तो मैंने मना किया था, तो उसने उसी वीडियो से मुझे ब्लैकमेल किया। माँ मुझे माफ़ कर देना, ये कहकर राम चला जाता है। ये वीडियो राम की माँ श्याम जी को दिखाती है और कहती है मेरे बेटे को बचा लो, वो देव के जाल में फंस चुका है। इधर राम सीआई के घर में ड्रग्स चुरा लेता है। अलर्ट मैसेज सीआई को जाता है, वो भी घर की तरफ पहुंच आया है। प्लान के मुताबिक देव पुलिस को कॉल कर देता है। कुछ ड्रग्स के साथ सीआई को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, सीआई को जेल भेज देती है। दास राम से बहुत खुश होता है, पैसे दे देता है। अगली सुबह झील में देव की लाश मिलती है। पद्मा आती है। एसआई कहता है मैडम मैं 24 घंटे में कातिलों को ढूंढ लूँगा। पद्मा कहती नहीं, अगले 24 घंटे में इसके कातिलों की लाश इस झील में ही उतराती मिलेगी। इधर दास राम को भी उठा लेता है और खूब पीटता है, लेकिन राम सभी गुंडों को पीटता है, दास को भी पीटता है और पूछता है ये क्या चल रहा है, क्यों मुझे उठाया है, क्यों मुझे मरवा रहे थे। तब दास बताता है कि तुमने मेरे साथ घपला किया है, तुमने मुझे उल्लू बनाया,
तुमने मुझे केवल मैदा दिया, मेरा ड्रग्स कहाँ है? अरे भाई मेरा ड्रग्स लौटा दे। राम ये बात सुनकर सुन्न रह जाता है, उसका दिमाग चकरा जाता है। वो बाहर आता है, फिर चाय की दुकान पर बैठता है। तभी चंद्रा आता है, पूछता क्या हुआ? राम, ड्रग्स ढूंढ रहे हो? आश्चर्यचकित हो कि ड्रग्स कहाँ गए? तब बोलते हैं वो सारा जो करोड़ों का ड्रग्स पकड़ा गया है उसका, और जो दास मारा गया है उसका श्रेय सिपाही चंद्रा को देते हैं। कहते हैं चंद्रा से अब तू सब इंस्पेक्टर बन जाएगा, तेरा प्रमोशन हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी ख़त्म होती है, जो एक पौराणिक ग्रंथ पर थी। चंद्रा कहता है भाग सको तो भाग लो, वो माली जब तुम्हारे सामने आएगा, वो मनोवैज्ञानिक जब तुम्हारे सामने आएगा तुम बच नहीं सकते हो, तुम्हें बदतर से बदतर मौत मिलेगी। सत्या जो है, राम डर जाता है, वहाँ से भाग कर जाता है। तभी अगला दृश्य दिखाया जाता है, सत्या के घर में डॉक्टर श्याम कत्थू बैठे हैं, उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, क्योंकि सत्या श्याम की पेशेंट होती है। श्याम सत्या से कहते हैं अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, लेकिन तुम्हारे सामने वैसा ही हैवान अगर फिर आएगा तो तुम क्या करोगी? सत्या फिर से कांपने लगती है, उसमें पुनः वैसा डर दिखाई देता है। फिर से श्याम अपनी पोती की बात छेड़ते हैं कि मेरी पोती निधि। तो सत्या निधि के बारे में पूछने लगती है, कहती निधि कैसी है सर? तो श्याम उसकी पूरी कहानी बताते हैं कि जब तुम्हारे जैसे उसके साथ भी एक घटना घटी हाल ही में, लेकिन वो इतनी छोटी थी कि वो सह ना सकी। अब सत्या और भी डर जाती है। तभी राम आ जाता है। राम आ जाने पर सत्या से डॉक्टर कहते हैं कि तुम कभी कभी प्यार अंधा बना देता है हमको, और हमारे आसपास क्या सही है क्या गलत है हम उसका फ़र्क नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब तुम सच्चाई देखने की कोशिश करोगे तुम्हें सच्चाई नज़र आएगी और सामने सब कुछ तुम्हारे साफ होता चला जाएगा, तुम समझ जाओगी कौन भगवान है कौन हैवान है। और डॉक्टर उसको एक बॉक्स देते हैं कि जब कभी तुम्हारे सामने वैसी स्थिति आए तो तब तुम इस बॉक्स का इस्तेमाल करना। ये कहकर डॉक्टर सत्या से मिलते हैं और कहते हैं, और राम से कहते हैं यंग मैन, सत्या का मैंने काफ़ी इलाज किया और वो ठीक हो गई थी, लेकिन जब मैंने अपनी पोती का जिक्र किया तो वही सत्या, पुरानी सत्या मुझे फिर से नज़र आई। ठीक है, हैप्पी जर्नी, गुड बॉय। ये कहकर चले जाते हैं। इधर सत्या को भी समझ में आ जाता है। सत्या उसकी निगाहों और आंखों में आंखें डालकर देखती है। राम टूट जाता है और बता देता है कि उस दिन नशे में मुझसे गलती हो गई, मैं नशे में था, जानबूझकर नहीं किया। सत्या जैसे वो पीछे घूमता है, सत्या उसे शूट कर देती है, गोली उसके भुजा पे लगती है। वो सत्या के पास आ जाता है, कहता है सत्या तुम तो कहती थी तुम मुझसे प्यार करती हो, और जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो तुम बहुत मजबूत स्ट्रांग हो जाती हो, लेकिन अब क्या हुआ? तुम क्या मुझसे प्यार नहीं करती हो? तुम मेरी केवल एक गलती माफ़ नहीं कर सकती हो? सत्या कहती है जब जहाँ विश्वास का गला घोंट दिया गया हो वहाँ माफ़ी कैसी? सत्या शूट कर देती है और राम वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तभी पद्मा वहाँ पर आ जाती है। पद्मा अपने आदमियों से कहती है कि सारा सब कुछ साफ करो यहाँ से, और इस खून का इल्ज़ाम सत्या पर नहीं आना चाहिए। उसके बाद पद्मा को दिखाया जाता है, पद्मा जाती है दास के पास और दास को उड़ा देती है। कहती है तूने मेरे भांजे को मारा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके पूरे एरिया को तहस नहस कर देती है। पुलिस वहाँ पर आ जाती है, पुलिस पकड़ लेती है, पुलिस सारा ड्रग्स जब्त कर लेती है और दास को एनकाउंटर में मारने की बात कहती है। और SI साहब जो होते हैं वो सारा जो करोड़ों का ड्रग्स पकड़ा गया है उसका, और जो दास मारा गया है उसका श्रेय सिपाही चंद्रा को देते हैं। कहते हैं चंद्रा से अब तू सब इंस्पेक्टर बन जाएगा, तेरा प्रमोशन हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों
ये मूवी ख़त्म होती है। दोस्तों, कुल मिलाकर त्रिबंधधारी बारबरीक एक अलग और पौराणिकता दोनों को जोड़ती है। अगर आपको मिथिक और थ्रिलर का कॉम्बिनेशन पसंद है तो ये फिल्म आपको ज़रूर सोचने पर मजबूर करेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और बताइए कि अगली बार किस फिल्म की कहानी आप सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।